जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों आज हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सेशन है भाई, आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान की बुक है। एसएससी-जीडी 2025 के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपको मालूम होना चाहिए। एसएससी-जीडी की 2024 में परीक्षाएं, 2013 12 सॉरी 22 21 और 19 में ये परीक्षाएं हुई हैं एसएससी-जीडी की। तो उन सभी प्रश्नों का साथ ही इस बुक में संकलन है और साथ ही थ्योरी सेक्शन भी है और इसमें आपका और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये क्लास आज आपकी पहली रहेगी। क्लास आपकी पहली है, इसमें अर्थव्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था के आपके 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी-जीडी में देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कैसे बना है हर शिफ्ट में आपको यहाँ पर देखना है। अगर साथी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो ये डेली क्लास होती है आपकी 1 बजे से। RWA GK GS बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर चल रहा है। तो साथ ही चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छे से आपको आंसर भी आना चाहिए। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं। तो 5 IIT देश में स्थापित किए गए। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के अंत में इन्हें स्थापित किया गया है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी-जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में। तो सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपका भी आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। जब भी हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो को आप पर प्रॉपर जा रही है नहीं, आप प्रॉपर देख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि हमें आपका कमेंट में आंसर जब आता है तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि आपने आंसर किया और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो तीसरी, पहली या चौथी या दूसरी, तो आप सभी का क्या आंसर होगा। पंचवर्षीय योजनाएं, ये कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं में थी। तो आप सभी का आंसर होगा भैया ये पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हुआ। और साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली ये भी आपसे पूछ ले तो भाई ये 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चली। इसको आपको याद रखना है। तो साथ ही यहाँ पर बात करते हैं इस पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे कैसे तैयार किया जाता है, कौन तैयार करता है। तो एक संस्था आपको याद रखनी है, योजना आयोग। क्या संस्था याद रखनी है, तो आपको याद रखनी है भैया योजना आयोग। योजना आयोग ये पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है, ये बात आपको याद रखनी है। योजना आयोग का गठन कब हुआ, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आप सभी का आंसर होगा भैया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। और साथ ही ये जो है ना योजना आयोग, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे भैया ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब ये हुआ साथी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था बोला जाता है। एक गैर संवैधानिक संस्था है। और साथ ही बात आती है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहले तो इस 1950 की बात चली है, तो 1950 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी का आंसर होगा पीटी नेहरू। तो सभी साथियों को याद रखना है योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष हैं ना साथी, वो पीटी नेहरू हैं। वो कौन है, वो पीटी नेहरू हैं। इतना आपको याद रखना है। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सभी साथियों को याद रखना है। इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, आप सभी को याद रखना है ये नाम, गुलजारी लाल नंदा ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इतना आप सभी को इतना याद रखना है। और साथ ही योजना आयोग का काम क्या होता है, ये क्या तैयार करता है, तो आप सभी को याद रखना है भैया ये जो तैयार करता ना है, योजना आयोग जो तैयार करता है ये पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है, 5 ईयर प्लान को
पंचवर्षीय योजनाओं को ये तैयार करता है, पंचवर्षीय योजनाओं को ये तैयार करता है और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं को इसने तैयार किया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें तैयार करने के बाद इनका अनुमोदन भी किया जाता है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं किसी राज्य में किस तरीक़ा से लागू हो भी रही हैं या नहीं। उनकी देखभाल के लिए, उनके अनुमोदन के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए, साथी अनुमोदन के लिए एक संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम आप सभी बताएंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। किस परिषद का गठन किया गया? तो आप सभी का आंसर होगा भैया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, विकास परिषद का गठन किया गया। सभी साथी बताएंगे भैया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो क्या आंसर होगा आप सभी का? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए इनकी देखभाल के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं की देखभाल के लिए राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया। और साथ ही इसका गठन जो हुआ वो कब हुआ? तो आपको ये डेट याद रखनी है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ये सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या बोलेंगे आप सभी? भैया आप सभी का आंसर होगा इसके भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो पहले इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो आप सभी का आंसर होगा भैया इसके पहले अध्यक्ष जो हुए वो पीटी नेहरू हुए। तो इतना आपने समझा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, योजना आयोग के स्थान पर फिर किसकी स्थापना हुई? योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई? तो भैया इसके स्थान पर इसके स्थान पर जो स्थापना हुई वो नीति आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो आप सभी का आंसर होगा भैया नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आना चाहिए नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, ये सभी को याद रखना है। और साथ ही इसके पहले अध्यक्ष, कहने का मतलब ये है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भैया इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। तो 2015 में पीएम कौन थे? तो आप सभी का आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो पहले इसके अध्यक्ष थे नीति आयोग के। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या बोल सकते हैं आप सभी का आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म भी। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको यहाँ से इतना डाटा याद रखना होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में अक्सर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे और अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, इसका टारगेट क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का भाई टारगेट क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? इसका उद्देश्य क्या रहा? तो आप सभी का आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा साथी वो कृषि रहा। क्या रहा? कृषि रहा। इतना आप सभी को याद रखना है। और इसमें विकास दर क्या रही? पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर क्या रही? ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें लक्ष्य क्या था? विकास दर जो रही इसमें लक्ष्य क्या रखा? और प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्ति कितनी हुई थी? तो क्या बोलेंगे? लक्ष्य इसमें 2.1 का रहा, 2.1% का इसमें लक्ष्य रहा। और साथ ही ये आपको याद रखना है। और इसमें प्राप्ति कितनी हुई? तो 3.6% की प्राप्ति हुई, 3.6% की प्राप्ति हुई। तो आप बोलेंगे भैया ये तो सफल परियोजना हुई, ये तो सफल पंचवर्षीय योजना थी। जी भैया बिल्कुल सफल पंचवर्षीय योजना थी। ये आपने अगर लिखा है अपनी कॉपी में तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे अपने आप नोट्स बनाइए अपने तरीक़ा से, बहुत अच्छे से आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी कि जब आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा आपका पास में नज़दीक में, तो आप इन नोट्सों को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल तक ले जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना का टारगेट उद्देश्य था कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना का। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो क्या बोलेंगे? तो ये भैया किस मॉडल पर आधारित थी? तो
हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमलर मॉडल पर ये आधारित थी। ये आप सभी को याद रखना है। इसमें कार्य क्या क्या हुए हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या क्या हुए हैं, तो आप सभी का क्या आंसर होगा भैया? 2 अक्टूबर 1952 में किसका गठन किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 अक्टूबर 1952 में किसका गठन हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। क्या बोलेंगे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये आप सभी को याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में किसकी शुरुआत हुई थी? तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और इसमें और क्या क्या काम हुए हैं, तो ये भी आपको जानना होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें और क्या काम हुए हैं, तो इसमें कुछ परियोजनाएं थीं जो लगाई गई थी, जैसे आपकी हीराकुंड भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना इसी में लगाई गई थी। जैसे भाखड़ा नागल बांध और साथ ही आपका कौन सा होगा? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और साथ ही आपका कौन सा होगा? आपका दामोदर घाटी परियोजना। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। ये जो परियोजनाएं लगाई गई थी, ये पहली पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी? दामोदर घाटी परियोजना में लगाई गई थी। इसके बारे में भी जानें। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भैया, ये भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पर है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भाखड़ा नागल जो बांध है ये भैया सतलज नदी पर है। क्या बोलेंगे? सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? सतलज नदी पर है भैया, ये पंजाब में है। ये आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध ये किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे हीराकुंड जो बांध है ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो आपसे पूछा जाता है हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से कवर कर रहे हैं? देखो भाई, दामोदर नदी घाटी जो है ये किस नदी पर है? तो भैया ये दामोदर नदी पर है। ये भी दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया पश्चिम बंगाल में है। ये आपको याद रखना है। दामोदर घाटी जो है ये दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका भी गठन आपको याद रखना है। इसका गठन 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना का गठन कब किया गया? 1948 में। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाता है, भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये आप सभी को डाटा याद रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में और क्या काम हुआ था? 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई। 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। ये डाटा आपको याद रखना है। ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न बनते हैं वो साथ ही मैंने आप सभी को बताए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी साथी कमेंट सेक्शन में आप सभी साथी बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। सभी भाइयों का क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? ये किसके भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? किसके आयात पर? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? मशीनरी, अनाज, कपड़ा, पेट्रोलियम। तो क्या आपका आंसर होने वाला है? एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट आपकी तीसरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी का आंसर होगा भैया अनाज। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा बी। हरित क्रांति के बारे में भी जाने भैया। हरित क्रांति क्या है? ये हरित क्रांति के फलस्वरूप ही साथी
हरित क्रांति के फलस्वरूप ही साथी क्या हुआ था? तो इसके फलस्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप ही इसके फलस्वरूप ही गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई? तीव्र वृद्धि हुई थी। ये आपको याद रखना है हरित क्रांति में। और हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है हरित क्रांति को? तो आप बोलेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन पूछ ले सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो यूएसए के व्यक्ति हैं वो नॉर्मन बोरलांग व्यक्ति हैं जो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति के जनक हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलांग, ये यूएसए के हैं। और हरित क्रांति कि भारत में कौन जनक हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो क्या आंसर होगा आप सभी भाइयों का? क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। मूल्यह्रास, क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा कथन है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, केवल सेकंड। तो आप सभी का आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो भैया दोनों होते हैं, इसमें दोनों को मिलाया जाता है मूल्यह्रास में। कौन सा कथन संबंध इसका सही था? तो दोनों कथन बढ़िया बेहतरीन सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, किस लिए की गई, ये आपसे पूछा जाए तो आप सभी का क्या आंसर होगा? सामाजिक विचार समूह के लिए, या धार्मिक विचारक समूह के लिए, या नीति विचारक समूह के लिए, या आप क्या बोलेंगे नैतिक विचारक समूह के लिए? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा भैया नीति विचारक समूह के लिए इसकी स्थापना की गई थी, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा पीछे बताया था, यहाँ भी समझिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और साथ ही नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। और साथ ही इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो सभी साथियों को पता होना चाहिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पूछा जाता है इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया आप सभी का आंसर आना चाहिए। अरविंद पनगडिया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए सिंधु श्री खुल्लर जो हैं ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे। सिंधु श्री खुल्लर ये नीति आयोग के पहले आपके सीईओ हुए हैं। और साथ ही आपसे पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सुमन के बैरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आर
आर सुब्रमण्यम आप सभी को पता होना चाहिए। नीति आयोग के वर्तमान में कौन है, तो ये सीईओ हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अभी आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पहले आएगा, फॉर पहले आएगा भाई, ये आपको गलती नहीं करनी है, पूछा जाता है कभी कभी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य हैं मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता। तो क्या आंसर होगा आप सभी का, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में आया हुआ प्रश्न है। केवल फर्स्ट केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, तो आप सभी का आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो होता है मुद्रा जारी करना, सभी को पता है। आखिरी कर्जदाता ये होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के और भी क्या क्या काम हैं, इसके और भी क्या क्या काम है रिजर्व बैंक के, आरबीआई के, तो इसके आपको कार्य लिख लेने हैं। कार्य और क्या ये करता है, ठीक है। ये बैंकों का विनियमन करना इसका काम है, बैंकों का विनियमन करना, बैंकों का विनियमन करना, बैंकों का विनियमन करना। और साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था, आपसे पूछ ले, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1949 के तहत बैंकों का, ये जो रिजर्व बैंक है ना, ये बैंकों का विनियमन करता है और साथ ही सरकार के बैंकर के तौर पर ये काम करता है। तो आप सभी को याद रखना है, सरकार के बैंकर के तौर पर कौन काम करता है, तो सरकार के बैंकर के तौर पर कौन काम करता है, तो आरबीआई करता है। और ये काम और क्या क्या करता है, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। किसकी नीति की समीक्षा करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है ये। और साथ ही और क्या क्या काम करता है, तो मुद्रा जारी करना मैं आपको बता ही चुका। और क्या करता है, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना इसका काम है, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, ये आपको याद रखना है, इसी का काम है आरबीआई का। क्या बोलेंगे, मुद्रा बाजार का नियमन करना, मुद्रा बाजार का नियमन करना, ये सभी कार्य थे आरबीआई के जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद डेडस भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डेडस प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की थीं। कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की थी, किस लिए लॉन्च की गई थी, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, आप सभी का क्या आंसर होगा। तो किस लिए ये लॉन्च की गई थी, तो ये भैया आपका क्या आंसर होगा, अधिनायकवादी पूंजीवादी के लिए, या पूंजीवादी के लिए, या अराजकतावाद के लिए, या समाजवादी के लिए। तो ये समाजवादी के लिए ये लॉन्च की गई थी 5 वर्षीय योजनाएं, FYP 5 ईयर प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना की गई, या आरबीआई की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, या सेबी की स्थापना की गई। सभी साथी बताएंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। सेबी की स्थापना कब हुई, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिए, इसके अध्यक्ष
कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहले अध्यक्ष के प्रधानमंत्री थे, पहले उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? पहले इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और पहले CEO आपको याद करके जाने हैं सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। ये किसके उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी का आंसर भी आना चाहिए, गेहूं और धान के लिए या गेहूं और मक्का के लिए, या आप सभी का आंसर होगा कपास और मक्का के लिए या धान और कपास के लिए। तो आप सभी का आंसर होगा भैया गेहूं और धान के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भाई ये कथन है, पहले आपको ये कथन पढ़ना है, फिर आपका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYP बीजों, हाइब्रिड बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई हो। तो यही सही बात है, हरित क्रांति का मतलब भी यही होता है। अगला ऑप्शन है आपका, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो सही कथन या कथनों को पहचानिए, इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? केवल बी, न तो ए और न ही बी, ए और बी दोनों, या केवल ए? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्याओं से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में चलाई गई एक नई पहल थी। ये कब चलाई गई थी? इसके ऊपर SSGD 30 मार्च 2024 आपका शिफ्ट कौन सी थी? तो आपका शिफ्ट पहली थी नवंबर 2016 में, या अक्टूबर 2017 में, या नवंबर 2017 में, या अक्टूबर 2016 में। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए नवंबर 2016 में। कब चली गई थी? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को ये चलाई गई थी पहल, और 8 नवंबर 2016 को ही साथ ही नोटबंदी भी हुई थी। क्या हुई थी? नोटबंदी। इस नोटबंदी में क्या हुआ था? 2016 में क्या हुआ था? जो 500 और 1000 के नोट थे, 500 रुपये के और 1000 रुपये के जो नोट थे, इनके स्थान पर कौन से नोट चलाए गए थे? 500 के स्थान पर 500 का और 1000 रुपये के नोट की जगह 2000 रुपये का नोट चलाया गया था। ये आपको याद रखना है। तो आप सभी बोलेंगे भैया भारत में क्या 2016 में ही नोटबंदी हुई? तो नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। भारत में सबसे पहले मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले मुद्रा विमुद्रीकरण या आप बोलेंगे भैया नोटबंदी, कोष्टक में लिखना है नोटबंदी। तो सबसे पहले कब की गई थी भारत में नोटबंदी? आप सभी का आंसर होगा 1946 में सबसे पहले की गई थी। 1946 में पहले की गई थी और वह 1978 में की गई थी। 1946 व 1978 में नोटबंदी की गई थी। और साथ ही जो 1946 में नोटबंदी हुई थी ना, इसमें क्या हुआ था? आपके 1000 और वे 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। जो आपके 1000 के नोट थे उनको बंद किया गया था, और आपके जो 10,000 के नोट थे उनको बंद किया गया था 1946 में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपकी नोटबंदी कब हुई थी? 1946 में हुई थी, फिर 1978 में, फिर आपकी 2016 में। तो अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति बिना कोई नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह डैश से गुजर रहा होता है। वो कैसी बेरोजगारी से गुजर रहा होता है? ये आप सभी से पूछा है। मौसमी बेरोजगारी, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या घर्षणात्मक बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। कौन सी बेरोजगारी से? तो आप सभी बोलेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी से ये गुजर रहा होता है। बेरोजगारी का ही मतलब क्या होता है? इच्छा
बेरोजगारी का मतलब होता है अपनी इच्छा या अपनी क्षमता या एवं योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार न मिल पाना। ऐसी स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी बोल सकते हैं। बेरोजगारी भी दो प्रकार से यहाँ पर बताई जाती है। एक तो होती है अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कैसी बेरोजगारी होती है? ये प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी देखी जाती है वो कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी देखी जाती है। इसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इसी बेरोजगारी से ग्रसित हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी से। और साथ ही आपको मैं बता दूं ये संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे होती है। जैसे आपके गांव में होगा भाई टीवी का कोई मिस्त्री होता है, अगर आप उससे टीवी ठीक करा लेते हो इतना तो आप तक सीमित है, लेकिन कुछ अपडेट होते रहते हैं। जैसे एलसीडी आ गई, एलईडी बल्ब आ गए, अगर वो उनको ठीक नहीं कर पाता है तो साथ ही उसको हम बोल सकते हैं ये आपकी कौन सी हो जाएगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। अक्सर इस बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा भारत में लोग ग्रसित हैं। और साथ ही बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रह कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ये इनको क्या करता है? इनको आंकड़ों का संग्रह करता है। और साथ ही बेरोजगारी की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो बेरोजगारी की रिपोर्ट जो तैयार करता है वो नीति आयोग करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार कार्यान्वित और विनियमित की गई थीं। ये किसके द्वारा की गई थीं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? अनुभागीय, योजना आयोग या वार्षिक या वरिष्ठ? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? तो योजना हो जाएगा। योजना के तहत इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है भैया पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? ये डेट आपको याद रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? ये डाटा आज मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भैया दूसरी जो चली 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ये भैया 1961 से 1966 तक चली, 1966 तक चली। यहाँ पर आप सभी को एक गैप देखने को मिलता है। 1966 तक चलने के बाद भैया यहाँ पर योजना अवकाश आया। योजना अवकाश कब कब रहा? योजना अवकाश ये कब कब तक रहा? ये कब कब तक योजना अवकाश रहा? तो आपको याद रखना है 1966 से 1967 तक योजना अवकाश रहा, 1967 से 1968 तक रहा, 1968 से 1969 तक ये योजना अवकाश रहा। फिर इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये आपसे पूछा जाता है। तो 1969 से 1974 तक ये चली। फिर आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो 1974 से 1978 तक चली, 1978 तक चली। ये पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो पूर्ण नहीं चल सकी, क्योंकि सब पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चली हैं, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 4 साल ही चल सकी। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है योजना, आपका अवकाश आ जाता है। योजना अवकाश ये कब से कब तक रहता है? 1978 से 79 तक, 1979 से 80 तक 2 साल योजना अवकाश रहता है। फिर आपकी पंचवर्षीय योजना फिर से रेगुलर स्टार्ट होंगी। फिर कब से? छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये डेट आपको याद रखनी है 1980 से 85 तक, 1980 से 85 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आप सभी को याद रखना है 1985 से 1990 तक, 1990 तक। ठीक है, फिर आपका योजना अवकाश आया। फिर इसके स्थान पर ये कब से कब तक योजना अवकाश रहा? 1990 से 91 तक, और 1991 से 1992 तक योजना अवकाश रहा। फिर आपकी रेगुलर पंचवर्षीय योजनाएं चली। आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो भैया 1992 से आपकी 1905 जोड़ेंगे तो 1997 तक चली।
फिर आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से 2002 तक चली। फिर आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आप सभी का आंसर होगा 2002 से 2007 तक चली। 2007 के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना चली 2007 से 2012 तक। 2012 तक क्या कहीं पर मिस्टेक हुई है? 1990 के बाद यहाँ पर पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चली? तो मैं आपको बता दूं 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? यहाँ पर 7वीं, सही है सही है, यहाँ पर आपकी ये 7वीं नहीं है, ये 8वीं थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली वो 2012 से 2017 तक इसका टाइम रहा। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर फिर आपकी योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हो गई थी? नीति आयोग की। कब? 2015 में इनको बंद कर दिया गया था। योजना आयोग को बंद कर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसको ख़त्म कर दिया गया था योजना आयोग को। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी तो पूछा जाता है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आप सभी से आंसर आना चाहिए 2007 से 2012 तक चली। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये पहले तो आपको गैप याद रखने हैं। गैप आपके यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जैसे हमारा यहाँ पर गैप आया था 3 साल का 1966 से 69 तक। तो इससे पहले कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी? तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी थी। फिर आपका गैप आता है यहाँ पर 2 साल का। तो इससे पहले कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी? 2 चली थी। फिर यहाँ पर 2 साल का गैप आता है। तो इससे पहले भी 2 पंचवर्षीय योजना चली थी। फिर गैप आने के बाद 1992 के बाद फिर आपकी सीधी पंचवर्षीय योजनाएं, रेगुलर पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। क्या आंसर होगा आप सभी का? क्या आंसर आना चाहिए आप सभी का? तो 13वें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे पहले। तो क्वेश्चन है आपका डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिकाय या प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए? राजकोषीय घाटा होगा। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल भैया बेहतरीन आया है, राजकोषीय घाटा। ये किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा जो होता है, कुल व्यय में से अगर हम ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति निकाल दें तो राजकोषीय घाटा आता है। कुल व्यय माइनस ऋण को छोड़कर क्या आता है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। राजस्व प्राथमिक घाटा क्या होता है इसके बारे में आपको याद रखना है। प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा माइनस क्या करेंगे? ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज का भुगतान घटा दें उसे बोला जाता है प्राथमिक घाटा। और राजस्व घाटा किसके बराबर होता है ये भी आपको याद रखना है। राजस्व व्यय में से अगर हम क्या माइनस कर दें? राजस्व व्यय या प्राप्ति को हम माइनस कर दें तो हमें प्राप्त होगा राजस्व घाटा। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये आप सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कुछ समिति मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो आप सभी को याद भी रखनी है। जैसे गरीबी के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं जो अक्सर एग्जाम में देखी भी गई हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो रंगराजन समिति इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 2014 में की थी। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जैसे दांडेकर एवं रथ समिति थी, दांडेकर एवं रथ समिति, ये समिति कब आई?
ये इसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी? तो 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसका काम क्या था? इसका काम था भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन। आपसे पूछ ले, भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन जो किया वो दांडेकर एवं रथ समिति ने किया था। फिर आपकी कौन सी है? कौन सी समिति है? वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति ये समिति कब की है? तो 1979 की ये समिति है। 1979 की ये समिति है। इसने क्या काम किया था? इस समिति ने गरीबी आकलन के निर्धारण में कैलोरी का आधार इसने बनाया था। गरीबी रेखा के निर्धारण में कैलोरी का आधार किस समिति ने बनाया? तो वाई के अलग समिति ने 1979 में बनाया था। फिर अगली समिति है डी.टी. लक्कड़वाला समिति। ये कब की समिति है? ये समिति कब आई? तो आप सभी को याद रखना है भैया, ये समिति जो आई 1993 में आई। 1993 में आई। और इसका काम क्या था? राज्यवार गरीबी रेखा का निर्धारण इसने किया था। राज्यवार गरीबी रेखा का इसने निर्धारण किया था। फिर आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये कब की समिति है? तो आप समिति को याद रखेंगे, ये 2009 की समिति है। 2009 की ये समिति है। इसका काम क्या था? गरीबी रेखा के निर्धारण में खर्च के बारे में ये समिति थी, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो आप सभी को ये डाटा आपको याद रखना है, ये समिति आपको याद रखनी है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है डैश वे संगठित संस्थान जो जमावकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तो क्या हैं वो? होटल हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं? तो आप बोलेंगे भैया बैंक हैं, बैंक। ऑप्शन नंबर आपका सी। बैंक का कार्य क्या होता है? इसके कार्य भी आपको याद रखने हैं। बैंक के जो कार्य होते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफ़र करना इसका काम होता है। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में राशि को ट्रांसफ़र करना इसका एक काम होता है बैंक का। और साथ ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बनाना या इनको जारी करना किसका काम होता है? तो बैंक का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एसएससी जीडी 7 मार्च 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपका दूसरा कथन है M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो आप सभी के यहाँ पर क्या आंसर होंगे? पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, केवल फर्स्ट, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड या केवल सेकंड। तो आप सभी का आंसर होगा साथी आपका ए ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 16 का एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आप सभी का आंसर होगा 1991, 1961 या 1951 या 1978। तो 1951 में क्या हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। तो जब से हमारे भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुरू हो गया था। तो 1951 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भैया ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में जोड़ी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा भैया? सोवियत संघ, रूस के संविधान से ये हमने पंचवर्षीय योजनाओं को लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? ये भारत की एक राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची या नया विशेष आर्थिक क्षेत्र या ई मार्केट में विनिर्माण वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए पोर्टल, भारत में नई व्यापार नीति की रूपरेखा। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है ये। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? उत्पादकता का निम्न स्तर,
जनसंख्या की धीमी वृद्धि, अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति, या राज्य की नीतियाँ। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, आप सभी का आंसर हो जाएगा जनसंख्या की धीमी वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एकीकृत एवं वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम डैश में संशोधन करता है। ये संशोधन कब हुआ था? 2013, 2019, 2015 या 2017? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा 2017। जीएसटी के बारे में आज आपको समझना होगा, जो भी क्वेश्चन जीएसटी से बनते हैं। जीएसटी की पहले आपको फुल फॉर्म बतानी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको याद रखनी है। जीएसटी जो है ये कैसा कर है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भैया ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। और साथ ही अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? जैसे आपका उत्पाद कर हो जाएगा, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। ये पूछा जाता है अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके फुल फॉर्म है। जीएसटी को लागू कब किया गया था? सबसे पहले आपको याद रखनी है 101वां संविधान संशोधन होता है। 101वां संविधान संशोधन होता है और ये 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको मंजूरी मिलती है। जीएसटी को मंजूरी कब मिलती है? 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में इसको मंजूरी मिलती है। लेकिन जीएसटी को लागू कब किया जाता है? तो इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। जीएसटी जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये आपसे पूछ ले। जीएसटी भैया ये कनाडा मॉडल पर आधारित थी। कनाडा मॉडल पर ये आधारित थी। और किस समिति की सिफारिश पर किस समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो केलकर समिति या विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 की बात हुई। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं भैया? 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी दिवस, जीएसटी डे, या आप बोलेंगे डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे, या आप सभी का क्या आंसर होगा भैया? सीए दिवस। सीए के तो मज़े आ गए, सीए वालों के तो मज़े आ गए, क्योंकि जीएसटी लागू हो गई। तो सीए दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को, जीएसटी दिवस मनाते हैं, डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखा। और साथ ही इसका जो अध्यक्ष होता है जीएसटी का, इसका अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को याद रखना है भैया, जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? तो भैया इसका जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं, आपको याद रखने हैं। जीएसटी के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी इसका मतलब क्या होता है? आईजीएसटी का ये भैया एकीकृत जीएसटी है। ये कौन सी जीएसटी है? ये एकीकृत जीएसटी है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका कौन सा जीएसटी आएगा? आपका आएगा फिर सीजीएसटी। सीजीएसटी ये कैसी है? ये केंद्रीय जीएसटी है। केंद्रीय के मामले इसमें आते हैं, केंद्रीय जीएसटी है। फिर आपका तीसरे नंबर पर कौन सी जीएसटी आएगी? एसजीएसटी। एसजीएसटी ये राज्य जीएसटी है। इसका मतलब है राज्य के संबंध में जो कानून बनते हैं एसजीएसटी के अंतर्गत वो आते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? जीएसटी का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में जीएसटी का प्रावधान है। जीएसटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर नज़र डालेंगे। तो जीएसटी को लागू करने वाला ये भारत का कौन सा देश बना है? जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना है।
कौन सा नंबर का देश बना है भारत जीएसटी लागू करने वाला? जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बना है। और सबसे पहले दुनिया में दुनिया में जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा देश है? तो दुनिया में जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला देश है फ्रांस। फ्रांस ने अपने देश में जीएसटी को कब लागू किया था? 1954 में। ठीक है। और भारत के किस राज्य ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था? भारत के जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी का आंसर होगा सबसे पहला जो राज्य है वो असम राज्य है। भारत का जीएसटी लागू करने वाला असम राज्य सबसे पहला राज्य बना। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया जीएसटी संग्रहालय है जो है वो गोवा में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हैं ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये आप सभी को याद रखना है। जीएसटी की टैगलाइन क्या है? जीएसटी की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? क्या बोलेंगे? आप सभी को ये टैगलाइन याद रखनी है। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक देश एक कर एक बाजार। क्या बोलेंगे? एक देश एक कर, एक देश एक कर एक बाजार, एक बाजार। ये टैगलाइन है। जीएसटी की टैगलाइन क्या है? तो एक देश एक कर एक बाजार। ये आपको याद रखनी है। तो साथ ही आज के जो हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कवर किए, तो साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं। इसके लिए आप दिल से सॉरी भाई। आज की क्लास के लिए आप सभी का क्या रेस्पॉन्स रहा होगा? आज हम सभी सभी टीचर्स देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। करते रहिएगा अपनी तैयारी। एसएससी जीडी की भी आपको तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही आप तैयारी कर पाते हैं। एग्ज़ाम के पास तो भाई फिर तो हबड़ सबड़ होती है, वहाँ पर तैयारी नहीं हो पाती इतनी तगड़ी। अभी से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी और बेटर होती चली जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।